वर्षा किसी के लिए अभिशाप है तो किसी के लिए वरदान। पिछले दिनों बिहार के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की घटना हुई, जिसकी वजह से बिहार में बड़े पैमाने पर फसल की क्षति हुई। खासतौर से रबी की फसल मक्का, गेहूँ और तिलहन की अकल्पनीय क्षति हुई। डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने बिहार के ऐसे ही कुछ क्षेत्रों का दौरा किया जहां अधिक नुकसान हुआ। इसमें शिवहर के तरियानी प्रखंड का डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने दौरा किया। तरियानी के ही रहने वाले नरवाड़ा गांव के रहने वाले किसान संजय राम कहते हैं कि उन्होंने 40 कट्टे ज़मीन बटाई पे लेकर के खेती शुरू की थी। हालांकि उनकी खेती बहुत अच्छी थी, ओलावृष्टि की घटना ने इनके लिए दोहरी चुनौती पैदा कर दी। एक तरफ उनके पूरे फसल बर्बाद हो गए तो दूसरी तरफ उनके घर उजड़ गए। उनको उम्मीद ये थी कि इन फसलों से अच्छी आमदनी हो जाएगी तो घर को भी, घर के छत को भी ठीक करा लेंगे, लेकिन अब उनके सामने खुले आसमान में रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। शिवहर बिहार के सबसे छोटे और पिछड़े ज़िलों में से एक है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित ये ज़िला सबसे गरीब है। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कोई भी उद्योग यहाँ नहीं है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। आमतौर पर रबी की फसलों से किसानों को उम्मीद होती है कि अच्छे मुनाफे आएंगे, जिससे दैनिक जीवन के खर्च के अलावा शादी विवाह और इलाज के पैसे भी इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन ओलावृष्टि की इस घटना ने किसानों के सामने नई चुनौती उत्पन्न कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद ज़िला प्रशासन की तरफ से एक टीम सर्वे के लिए वहां गई थी। उसके बाद हमने ज़िला कृषि पदाधिकारी से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। उनके कार्यालय से एक लिस्ट मुझे मिली क्षतिपूर्ति की, जिसको मैं इस रिपोर्ट में शामिल कर रहा हूँ। जी आनी तूफान आयल वही दिन हमारा सके तो कौन सा दिन के रहे पता न लगल। रात में हमारा सके तो आयल पत्थर उथल घर उर सब तोड़ देलक। हम तो ऐसे पल्ली पुल्ली तान के जी गुजर गुजर काट रहा थी। रास्ता पैरा का भी दिक्कत है। 4 दूर जमीन है, इसमें हम लोग 40 सदस्य है। 40 आदमी हम लोग कैसे गुजर गुजर देवी घर दुआर गिर गेल, माल भी आयल तो वो पिचायल रहे, अपने बूढ़ी ओई में पिचायल रहे। कमर उमर ओढ़ा के से नुकाई मारे पत्थर गिरे, केने केने भागू नुकाऊ, पेट में गुद तो है ना, कथी से बाल माल जाल के खियाऊ खाऊ, घर गिर गेल, कथी से कैसे होते। हमने से भूखे सरकार मुँहते। 6 मवेशी पाले हुए हैं। मवेशी का चारा भी नहीं, एक थोड़ा बहुत भी नहीं बचा, ना गेहूँ बचा, नहीं कुछ बचा। तिलहन भी किए हुए थे, वो भी नहीं बचा। बाकी सब बर्बाद ही हैं। आगे क्या आप देख ही रहे हैं, इसके आगे क्या बताएं हम। मैं अपने उम्र में, अब मैं 71 वर्ष क्रॉस कर रहा हूँ, अब 72 में जाने वाला हूँ। इस तरह के आपदा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। जो आपदा इस समय एकदम ऐसे समय में आया है जिससे रबी के 10-12 फसल होते जिसमें एक भी फसल नहीं निकल पाया था। टोटल फसल यदि ये 15 दिन 20 दिन रुक जाता तो कुछ फसल निकल सकता था, जैसे तोरा, राई वगैरह वगैरह। और मक्की है तो उसमें तो लेट था। गेहूं है, 1 महीना के अंदर में गेहूं निकल जाता। लेकिन इस बार जो हुआ है इसका कोई वर्णन नहीं है। मैंने अपने जीवन में इस तरह के आपदा कभी देखा नहीं था। हमने भारत के हर कोने कोने में जा कर के देखा है बर्फ़ों की मतलब तादाद, लेकिन ये बर्फ़ कभी नहीं देखा। विगत 24 घंटा तक बर्फ़ ज़मीन खाली नहीं हुआ, हमेशा सफ़ेद ही सफ़ेद कश्मीर की तरह नज़र आ रहा था। और बताइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं। 8-10 एकड़ खेती किए थे, लाखों रुपया उसमें खर्च किए थे, लेकिन अब वो कोई उपाय नहीं है। हुंडा बटैया कैली से हो गए तो घिरसे के भेल, हमरा न होते। कितना हुंडा पे ज़मीन ली थी आप? 12 कट्ठा कैले रही है, तो उ घिरसे के भेल तो दहा गए तो हम की गली से लेके अब कथी से कथी करम। कर्जा पैसा कार के लगैले रही से हो न भेल, कथी कर। कितना कर्जा लिए थे आप? 10,000 से वो ट्रेकर वाला के अथी के अभी तो बाकी है, दर के अब ट्रेकर वाला मांगे। सारे चीज हम लोग का रास्ता पैरा का जी बहुत दिक्कत है। हम लोग 6 भाई, इसमें 40 सदस्य बसे हुए हैं। 4 दूर हम लोग का घर। कैसे बनाइएगा आप? घर कैसे बनाएंगे सर? पल्ली पुली से तान के हम लोग गुजर कर रहे हैं। पल्ली पुली पे हम लोग तान करके गुजर करते। मुखिया जी के पास गए हैं तो मुखिया जी कहे कि अपना देखिए कहीं भी और जिला परिषद में जा करके। यही हम लोग का है सर। हाँ, पत्थर गिरले ते दिन के मारे पत्थर गिरले तो घर गिर गए, तोरा तोड़ बजे। अब एने तेने राति खुनी केने भागू, कहाँ जाऊ। तो वह माल के लेके एने नुकैले रही, आ धैले रही।
आ एने से एने तैयो 2 घंटा ले साँझी से भेलै आ केने केने जाऊ की कर। तब सरकार की करथिन, हमरा सबके मुआ देथिन कि की करथिन। जो फसल बर्बाद हुई है आपके इलाके में या आपके निजी तौर पे, वो कौन सा फसल था? गेहूँ ज़्यादा है, तिलहन 15% 20% लोग करता है, दलहन करता है 10%, और आम का जो वृक्ष है वो भी आम भी है 10% से ऊपर ही आम का खेती है। तो ये सब लीची है, सारे बागान हैं, पेड़ पौधा भी डिस्टर्ब हुआ है, टूटा है, जो फल नहीं देने वाला पेड़ पौधा है वो भी टूटा है। विधायक हमारे हैं तो ऐसा मरा विधायक है जो विधायक तो कभी पूछने भी नहीं आया। तो क्षतिपूर्ति के लिए कोई तय सीमा सरकार ने तय किया है या कुछ आगे? अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या किए हैं, नहीं किए हैं, क्या देंगे नहीं देंगे। बस एक अंदाज़ा के मुताबिक बताया कि कितने का नुकसान हुआ होगा, अगर आसान शब्दों में? समझिए तो 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान है। इससे कम हो ही नहीं सकता। ट्रैक्टर का भाड़ा जोड़ लीजिए, खाद जो है इस बार बिहार सरकार ने खाद के लिए भी रात भर लाइन लगाया है लोग। बीज नहीं मिला, बिहार बीज निगम वालों ने क्या बीज नहीं आया यहाँ। सारे लोग हाइब्रिड खरीद करके लगाए थे, 16 18 टन कैसे बेच दिया है हो। 1800 का बोरा आया 40 किलो, 20 किलो का बोरा आया है, जो कि उसको क्या बोला श्रीराम वो सब लगाया था। हाँ, खाद है, पानी है, उस पर स्प्रे है, कीटनाशक है, सारा कुछ कर करके अब सिर्फ काटने का इंतजार था, तो बस हो गया यही। अब मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। सरकार ने उन कामों में जिससे आम जनजीवन में थोड़ी सरलता आती, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान होती, उनके पास साधन बढ़ते, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता, वैसे कामों में सरकार लगा ही नहीं रही है। सरकार की चिंता कहाँ है? अभी वो जिस तरह से ज़बरदस्ती बागमती को बांध करके उसको मोड़ दिया गया, वो चाहते तो छोटे छोटे चेक डैम्स बना करके काम कर सकते थे, और बागमती उतनी तबाही फैलाने वाली नदी रही है नहीं कभी। सिंचाई के भी अच्छे साधन हो जाते हैं किसानों पे भी। इस परियोजना से जुड़े हुए जो लोग, जो पॉलिटिशियंस है, वो यत्र तत्र मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि अरे बागमती पे तो आप लोगों के साथ बड़ा धोखा किया गया, हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था लेकिन नहीं माना गया। तो ये चीज़ होती है, इमीडिएट गोल देखते हैं, भाई काम होगा तो आमदनी होगी, बस इतनी ये रहता है। आप नहीं तो पीपल एट लार्ज अगर उनके एजेंडा में होते तो इस तरह से नहीं होता। आज हम कह रहे हैं ना कि हमारा पंचायत, और हम अपने पंचायत की क्या बात करें, कम से कम हम 30-40 पंचायतों को जानते हैं जिन पे तबाही बरपी है, और ये बागमती को मोड़ देने, बांध देने की वजह से हो सकती हैं प्राथमिकता पर रहे तब। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों के प्राथमिकता पर अच्छी खेती, किसानों का अच्छा जीवन, या मैं कहूँ कि जीवन, कॉमन मैन का जीवन एट लार्ज ठीक हो, वो एजेंडे पे शायद नहीं है, वरना इतना इंडिफरेंट नहीं होती हमारी सरकार। जब क्लाइमेट आज से 15 साल पहले जो टेम्परेचर थी वो आज नहीं है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गई है गर्मी के टाइम पे। और बेसिकली इसी टाइम पे, गर्मी के टाइम पे, और ये सारा चीज जो हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज का मतलब मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि टेम्परेचर जब बढ़ती है तो सारी हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती है, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब ये हो गया कि रेनफॉल, इवेपोट्रांसपिरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन, एग्रीकल्चर, इन सब पे उनका इम्पैक्ट होता है। वो जो इम्पैक्ट और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जो प्रोसेसेस है, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस जिससे कि बारिश बनती है, उस पे इम्पैक्ट होता है। तो इसके कारण आप फील भी कर रहे होंगे कि कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे मानसून पहले आ जा रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में मानसून बाद में आती है। तो सिमिलर अगर अभी के टाइम पे देखो, किसान का एक्सपेक्टेशन ये था कि बारिश अभी नहीं होगी, लेकिन बारिश हो गई। तो बारिश होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो क्लाइमेट है जरा सा शिफ्ट हो रही है, मतलब जो उनका एक्सपेक्टेशन था कि आज से 1 महीने के बाद बारिश हो गई या नहीं होगी, और वो हो गई। तो ये मेरा अपना मतलब आप एक्सपीरियंस के रूप में मैं ये बता सकता हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफिनेटली इससे किसान को, स्पेसिफिकली जो भी रेनफेड फार्मर्स हैं या हम लोगों के बिहार के जो किसान हैं, उनको काफी
प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इट। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फिनोमिना है, मतलब वैश्विक फिनोमिना है, लेकिन इसका लोकल इम्पैक्ट भी होता है। लोकल इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि आप खुद फील करोगे कि आज से 20-25 साल पहले भागलपुर में जितनी वर्षा हो रही थी, या तो उससे ज्यादा हो गया या उससे कम हो गया है बारिश। ये डेफिनेटली हुआ है ये, ठीक है। या टेम्परेचर पहले जैसी होती थी वो अब नहीं रह गई, तो ये चेंजेज हुआ है। अब पॉइंट ये है कि फिनोमिना, तो ये सारा जो बारिश की फिनोमिना है वो कहीं ना कहीं समुद्र से होती है। समुद्र मतलब हम लोगों का जो पानी है वो वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में जाता है, जहाँ कंडेंस होता है, फिर वो बारिश के रूप में आती है। अगर अब जो पानी जमीन में है, आप इस तरह से समझो, जो पानी जमीन में है उसको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो वो जल्दी निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगा और वो जल्दी कंडेंस होकर नीचे गिरने की भी कोशिश करेगा। तो ये सारा चीज होने के कारण, मतलब इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये सारे प्रोसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके मानसून डिले हो जा रहा है या मानसून पहले हो जा रहा है। इनफैक्ट ये जो बिन मौसम बरसात की बात करते हो, मेरा अपना तजुर्बा यही बोलता है कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें।